बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइव वीडियो ब्रॉडकास्ट में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की इस सेशन से पहले मैंने आपके साथ एक पोस्ट शेयर की थी। मैंने क्वेश्चन शेयर किया था कि आप लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे और मुझे उसके ऊपर फीडबैक देंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप में आपने दिया, अच्छी बात है। मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि वहीं पोस्ट के नीचे ही इसको आप कमेंट कर दें, अपना अपना तबसरा। ठीक है, अभी इस सेशन के दौरान ही आप कर दें ताकि जब मैं अपनी प्रेजेंटेशन पे जाऊं तो मैं आपकी इस जो है इस सीक्वेंस को भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं कि क्या आपने जो सीक्वेंस बनाया वो ठीक था कि ये गलत था। तो जहाँ तक अभी हमारी बातें हो चुकी, जो चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, उनसे रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई सवाल, कोई क्यूरी अगर मौजूद है तो आप ज़रूर अपनी पोस्ट के नीचे, उसी पोस्ट के नीचे कमेंट कर दिया करें, मुझे बता दिया करें ताकि हम अगले सेशन के अंदर उसको डिस्कस कर लिया करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग अपने घरों में मौजूद होंगे और सारे ठीक ठाक मौजूद होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, बनी नौ इंसान को अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा पैराग्राफ राइटिंग से रिलेटेड। जैसे हमने पहले पिछले सेशन के अंदर हमने पैराग्राफ राइटिंग जो थी, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ से रिलेटेड हमने पढ़ी और हमने बड़ी तफसील के साथ उसको हमने देखा, बड़ी डिटेल के साथ हमने उसको देखा और उसके मुख्तलिफ़ पहलुओं पे हमने बात की। तो अभी हम उससे आगे बात करेंगे। आगे जो है वो हम पढ़ेंगे कि जब आपने एक चीज़ पढ़ ली, पैराग्राफ पहला बना लिया, बॉडी पैराग्राफ आपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बना लिया, आपने रूह बना ली, आप उस रूह ने आपको पाबंद कर दिया। कुछ लिमिटेशंस के अंदर उस रूह ने आपको लगा दिया, अब आप पाबंद हो गए। अब आप उसके अंदर रह के, उसी रेंज के अंदर रह के आप सारा काम करेंगे। अब आप उससे बाहर रह के काम नहीं कर सकते। अभी भी आपके पास टाइम है, आप उस पोस्ट को देखिए और वहाँ पे कमेंट कर दीजिए ताकि फिर मैं आपको जवाब दे सकूँ। ठीक है, 2 मिनट आपके पास टाइम है, आप जवाब दें। आपने अगर इस पोस्ट के नीचे अपने कमेंट कर दिए, अपना तबसरा कर दिया है, तो फिर हम आगे देखें। जैसे मैंने बात की कि उस पैराग्राफ से रिलेटेड आपसे मैंने थोड़ी सी इनपुट लेनी थी, एक आइडिया लेना था, एक स्केच लेना था कि आप पैराग्राफ के रिलेटेड जो है वो जो बातें हैं वो क्या क्या बातें करनी हैं। सो प्लीज़ उसके नीचे कमेंट करके मुझे बता दीजिए। आपसे पहला पैराग्राफ लिखवाने की प्रैक्टिस कराई जा रही है। रीअरेंजमेंट, आपने बेसिकली वो सारे सेंटेंसेज उनको रीअरेंज करना है, सीक्वेंस उसी पोस्ट के नीचे लिखना है। वही तरतीब आपने लिखनी है, किस तरतीब से ये ऑर्डर, किस ऑर्डर में ये सारी चीज़ें हैं, ताकि फिर मैं जब देखने लगूं तो मैं आपको बता सकूं, आप ख़ुद भी अंदाज़ा लगा लें कि आपने क्या किया। तो आज जो बात करेंगे हम बॉडी पैराग्राफ पे जो बात करेंगे, जो डिस्कशन हमारी होगी वो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे भी आज इंशाल्लाह हम करेंगे।
और मुझे इंशाल्लाह इस चीज़ पे बड़ा यकीन है कि आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आगे जाके हम इसको डिस्कस भी करेंगे, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सारे इसी के अंदर इसको करें, ठीक है। सो बढ़ते हैं हम अपने इस बॉडी पैराग्राफ की जानिब, अभी इससे बात करते हैं। जब ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो जाएगी तो इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको ये पता चल सके कि बॉडी पैराग्राफ क्या चीज़ होती है। आप उसकी फॉर्म को आइडेंटिफाई कर सकेंगे, उसके की फीचर्स को देखेंगे और उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैंने बात की कि पिछले सेशन में हमने ये सीखा कि आपने थीसिस स्टेटमेंट किस तरह बनानी है। अब थीसिस स्टेटमेंट ने आपको एक लिमिट के अंदर डाल दिया, एक पिंजरे के अंदर फंसा दिया, चेन में आपको जकड़ लिया। अब आप उस चेन से बाहर निकल के कुछ भी नहीं लिखेंगे, कोई भी इससे हट के बात आप नहीं करेंगे, बल्कि आप इसी के अंदर रह के बात करेंगे जो भी बात करेंगे। तो बॉडी पैराग्राफ जो है, मैं आपको एक सिंगल पैराग्राफ के हिसाब से भी बताऊंगा कि अगर आपको कहीं ज़िंदगी में पैराग्राफ राइटिंग पढ़ानी पड़ती है, या पैराग्राफ राइटिंग जो है सिंगल पैराग्राफ अगर आपको लिखना पड़ता है, तो वो भी आपको इल्म में हो। और आगे जाके हम इंशाल्लाह इसी को एक ऐसे फॉर्म में आगे देखेंगे, डिस्कस भी करेंगे अगले सेशन के अंदर। जो कल का हमारा सेशन होगा उसके अंदर हम इसको लास्ट सेशन जो कंक्लूडिंग पैराग्राफ के बाद जो होगा उसके अंदर हम इसको फिर बाद में जाके कंप्लीट भी एक दफ़ा डिस्कस कर लेंगे कि बॉडी पैराग्राफ, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, बॉडी पैराग्राफ और कंक्लूडिंग पैराग्राफ किस तरह बने और किस तरह जो है ना वो ऐसे आंसर जो है वो किस तरह पूरे का पूरा कंप्लीट हुआ। तो आप मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे, आप अपना टॉपिक उठाएंगे। जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया हुआ है, जैसे कायनात आपने पहले शेयर किया हमारे साथ, तो आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि जो टॉपिक आपने शेयर किया, जो बातें आपने की, कल के सेशन के बाद आपको उसमें ज़रूर कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट की कोई गुंजाइश नज़र आई होगी कि मज़ीद आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि इसमें कुछ और भी आप बदल सकते हैं, कुछ और चीज़ें भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्गूमेंट को कंस्ट्रक्ट करना। जब आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बना लेते हैं, वंस यू आर डन विद, ये बॉडी पैराग्राफ नहीं है, ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, आई एम सॉरी, इसको इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ समझिएगा, बॉडी पैराग्राफ ये नहीं है, ठीक है। कि वंस यू आर डन विद इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, कि जब आपने पहला पैराग्राफ बना लिया तो आपका बाकी का सारा आंसर जो है वो आप इसी की जो है ना वो एलैबोरेशन है, इसी को लेके चलेगा, आगे बढ़ेगा, इसी के बारे में बात करेगा वो आपसे। जब आपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बना दिया, रिमेनिंग जो आंसर है वो सारे का सारा वो इसी चीज़ पे चल रहा है। अब उसमें क्या सीक्वेंस होगा आपका, किस तरीके से आप बताएंगे। आप एक पॉइंट देंगे, यानी कि आपने पॉइंट वहाँ से उठाया, थीसिस स्टेटमेंट में से आपने एक पॉइंट उठाया, उसके ऊपर आपने उस पॉइंट को वहाँ पे आपने एलेबोरेट किया, उसके ऊपर आपने फिर एक कोटेशन दी, टेक्स्ट कोड की, उसके हिसाब से रेलेवेंट टेक्स्ट कोड की किताब का हवाला दिया, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोट किया, उसके बाद आपने उसके ऊपर कमेंट किया। यानी कि आप आर्गू करेंगे अपने केस को, जो आपने स्टेट किया, जो जुमला आपने लिखा, आपने बात की मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट की, अपने एपिक की बात की, ऊपर आपने थीसिस स्टेटमेंट में लिख दिया कि एपिक के ये फीचर्स जो है, क्लासिकल एपिक के ये फीचर्स मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट के अंदर मौजूद हैं। आपने सिंगल फीचर की बात की कि सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर ये है, उसके बाद उस फीचर को आपने एलाबोरेट किया, उसके बाद उस फीचर के लिए आपने टेक्स्ट कोड की, उसके बाद उसी फीचर को आपने उस टेक्स्ट के ऊपर आपने कमेंट किया, तो आपका वो पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है। ये है वो तरीका जिसको आपने अडॉप्ट करना है हर सवाल के हिसाब से। हर जो पॉइंट है, यानी कि हर पॉइंट के लिए एक पैराग्राफ होगा। जैसे मैंने एग्जांपल रखी है ना पैराडाइज लॉस्ट की या पिक की, तो उसके अंदर कितने पॉइंट बनते हैं कि लॉन्ग टेल सिमिलीज हैं, मेटाफर्स हैं, हीरो है ग्रेट हाइट का, ग्रैंड स्टाइल है, उसके अंदर एग्जैजरेशंस है, थीम उसका लॉफ्टी होना चाहिए, ग्रैंड थीम होना चाहिए, जो वो सारी चीज़ें सिंगल चीज़ पे एक चीज़ पे आपने एक पैराग्राफ लिखा, आपने कोट उठाई और आपने अपनी चीज़ों के ऊपर तबसरा कर दिया। यानी कि यहाँ पे बेसिकली यही इस पैराग्राफ का मकसद ये है कि आपने ये साबित करना कि जब आप कोट करेंगे, जब आप टेक्स्ट लिखेंगे, तो आप ये दिखाएंगे कि ये जो एस्पेक्ट है ये क्यों इस आंसर के कॉन्टेक्स्ट में किस तरह काम करता है। जब आप कमेंट करते हैं, ठीक है, जब आपने कोट किया, जैसे मैंने बात की कि
आपने बात की जी कि पैराडाइज लॉस्ट के अंदर, पैराडाइज लॉस्ट की खूबी एपिक के अंदर, क्लासिकल एपिक के अंदर लॉन्ग टेल्ड सिमिलीज होनी चाहिए। फिर आपने सिमिली की एग्जांपल दी कि और होनी चाहिए। फिर आप लिखते हैं कि मिल्टन ने लॉन्ग टेल्ड सिमिलीज पैराडाइज लॉस्ट के अंदर पेश की हैं। तो कहाँ पे किया? आपने एक सिमिली लिखी, वो लॉन्ग टेल्ड सिमिली, फिर उसको आपने एक्सप्लेन किया। इसका मतलब ये हो कि आप ये कह रहे हैं कि ये जो टेक्स्ट का एस्पेक्ट है, ये किस हद तक इसकी अहमियत है, इस आंसर के हिसाब से क्या अहमियत है कि ये टेक्स्ट का एस्पेक्ट, यानी कि लॉन्ग टेल सिमिली की टेक्स्ट आपने कोट की, ये आपके बॉडी पैराग्राफ की जो टॉपिक सेंटेंस है उसके साथ जुड़ता है, और टॉपिक सेंटेंस आपके थीसिस स्टेटमेंट से, थीसिस स्टेटमेंट आपका आपके आंसर से। तो कहीं पे जाके भी कोई गैप नज़र नहीं आता, कोई भी लूज पॉइंट नहीं मिलेगा, कोई भी लूज पॉइंट एग्जामिनर को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप तो सारी बातें सीधी सीधी कर रहे हैं, टू द पॉइंट कर रहे हैं। ये चीज़ें आप सीखेंगे, याद रखिएगा, चूँकि जब आप ये टेक्निक्स हासिल कर लेंगे, उसके बाद जब आपकी ये आदत बन जाएगी, आप इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे। टेस्ट सेशन जब आप ज्वाइन करेंगे तो टेस्ट सेशन में यही चीज़ें चेक की जाएंगी कि क्या आपने इसको इस तरह बनाया। अगर नहीं बनाया तो आपको ग्रेड नहीं किया जाएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड के हिसाब से ग्रेडिंग होगी और उसके अंदर यही काम किया जाएगा, ये चीज़ें रखी जाएंगी। आपने कोट किया तो क्या आपने कोट पे वो कमेंट किया, क्या आपकी कोट आपके टॉपिक सेंटेंस और आपके थीसिस स्टेटमेंट के साथ वैलिडेट करती है? नहीं करती, इररेलेवेंट आंसर, सिंपल, योर आंसर इज इररेलेवेंट एंड यू डू नॉट डिजर्व मार्क्स। और यही काम एग्जामिनर करता है। याद रखिएगा कि आप जब जनरली आपका मकसद ये होना चाहिए कि आप ब्रीफ लेकिन अप्रोप्रिएट कोटेशन हर पैराग्राफ के अंदर दें, छोटी सी दे दें, बट एक हर एक के अंदर अप्रोप्रिएट हो, उसके मुताबिक हो। ये मैं बात कर रहा हूँ आर्गूमेंट्स किस तरह कंस्ट्रक्ट करने हैं आपने, कि जब आप पैराग्राफ बनाएंगे तो अपने आर्गूमेंट्स किस तरह कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब हम पैराग्राफ बनाने की जानिब बढ़ते हैं। अब आगे जो बातें करूँगा वो जेनेरिक बातें करूँगा, वो सारी जनरल बातें होंगी। उन जनरल बातों को हम जो है ना वो अभी स्पेसिफिक की जानिब लेके जाएंगे, ठीक है। पैराग्राफ क्या चीज़ है, बॉडी पैराग्राफ, क्योंकि हम बेसिकली बॉडी पैराग्राफ को देखेंगे तो इसमें क्या होगा, क्या होता है बेसिकली, अब उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। पैराग्राफ जो है वो रिलेटेड सेंटेंसेस पे मुश्तमिल होता है, जिसके अंदर एक सिंगल मेन आइडिया जो वो डेवलप किया जाता है। एक आइडिया आपके सवाल का है जो बहुत वो बिग पिक्चर है जो थीसिस स्टेटमेंट में आपने दी। उस बिग पिक्चर में से आपने मेन आइडियाज़ निकाले, स्मॉलर आइडियाज़ निकाले, और एक एक पैराग्राफ में आपने एक एक आइडिया डिस्कस किया। एक से ज़्यादा आइडियाज़ डिस्कस करेंगे तो वो पैराग्राफ ठीक नहीं रहेगा। टिपिकल पैराग्राफ के अंदर होता क्या कि जो पहला सेंटेंस होता है किसी पैराग्राफ के अंदर, वो आपके पैराग्राफ का जो मेन टॉपिक है उसको डिक्लेयर कर रहा होता है, और बाकी की जो सेंटेंसेस होते हैं वो उस आपके मेन आइडिया को डेवलप या सपोर्ट कर रहे होते हैं। जैसे हमने पहले बात की कि वहीं पे उससे जब हमने आर्गूमेंट कंस्ट्रक्ट करने की बात की कि आपने थीसिस स्टेटमेंट बनाई, थीसिस स्टेटमेंट में से आपने टॉपिक सेंटेंस उठाया, टॉपिक सेंटेंस के साथ आपने बाकी जो सेंटेंसेस लिखा है वो सपोर्टिंग सेंटेंसेस हैं। जब आप लिटरेचर का क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं, मैं जनरल चूँकि बात करूँ, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जा रहा हूँ, तो जब आप लिटरेचर का क्वेश्चन जब आप अटैम्प्ट करने जा रहे हैं तो क्या करेंगे आपने टॉपिक सेंटेंस बनाया, अब उसके बाद आपने उसके ऊपर हवाला दिया टेक्स्ट का, आपने उसके ऊपर कमेंट किया, तो आपका जवाब मुकम्मल हो गया। टॉपिक सेंटेंस, फिर सपोर्टिंग सेंटेंसेस, क्योंकि आपके जो टेक्स्ट की कोटेशन है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोटेशन, किताब का हवाला डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो बेसिकली आपके उस टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट करने के लिए है। सपोर्टिंग आइडियाज़ हैं, वो सारे सपोर्टिंग सेंटेंसेस हैं जो कि आपके उस मेन आइडिया को डेवलप कर रहे हैं। कैसे सपोर्टिंग सेंटेंसेस? आपने कहा जी कि मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट के अंदर लॉन्ग टेल्ड सिमिलीज मौजूद है, तो आपने ये सेंटेंस लिखा कि पैराडाइज लॉस्ट इज एम्बेलिश्ड विद लॉन्ग टेल्ड सिमिलीज। फिर आपने लिखा कि सिमिलीज दिखाई आपने, ठीक है, कि इन फलानी लाइन, ठीक है, आप लाइन नंबर इतना, बुक 1, बुक 2, बुक 9 जो भी, इन बुक 9 लाइन नंबर फलाना, मिल्टन राइट्स या सैटर्न स्पीक्स, फिर आप नीचे वो लिखेंगे, उसके बाद अब आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। ये सपोर्टिंग आइडिया सारे के सारे आपके हो जाएंगे। उसके बाद आप वहीं पे लास्ट पे एक कंक्लूडिंग सेंटेंस भी दे देंगे कि ये चीज़ ये साबित करती है कि इसके अंदर सिमिलीज मौजूद है। अगर सिर्फ सिमिलीज पे लिखना है
तो आप एक पैराग्राफ एक सिमिली पे, दूसरा पैराग्राफ दूसरी पे, तीसरा तीसरी पे, आप मुख्तलिफ लिख सकते हैं। आयरनी पे लिखना है, इसमें थीम्स निकाले जाते हैं ना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एडिपस रेक्स के अंदर आयरनी निकालें, तो आप निकालते हैं जी वर्बल आयरनी भी है, सिचुएशनल आयरनी भी है, ड्रामेटिक आयरनी भी है, फिर आप उसके हिसाब से आयरनी की एग्जाम्पल्स देते हैं। तो अगर आपके पास एक एग्जाम्पल आपने उस बात को कोट करने के लिए रखी, दूसरी फिर दोबारा आप लिखते हैं कि अनदर इंस्टेंस, एक और पैराग्राफ लगाते हैं कि अनदर इंस्टेंस ऑफ वर्बल आयरनी इज दिस, अनदर इंस्टेंस ऑफ वर्बल आयरनी इज दिस, फिर आप लिखेंगे ड्रामेटिक आयरनी किधर है, एक इंस्टेंस लिखा तो उसके बाद दूसरा लिख दिया। लेकिन मैंने बताया जब आप लिखेंगे साथ में आप कमेंट करेंगे, साबित करेंगे कि ये वाकई आयरनी है, एग्जामिनर को आपने समझाना है। ये तरीकाकार यही होता है। आप देख लें कि आप इस तरह करते रहें, अपना मुहासबा खुद कर लें। कसूरवार पंजाब यूनिवर्सिटी या सरगोदा यूनिवर्सिटी नहीं है, हम खुद कसूरवार हैं। हमने कभी भी ऐसा करने की ज़हमत ही गवारा नहीं की, हमने कभी भी इसके साथ इंसाफ करने की कोशिश नहीं की, हमने हमेशा शॉर्टकट्स लगाने की कोशिश की। अच्छा, अब लास्ट बात जो कर रहा हूँ कि पैराग्राफ जो है ना वो एक लॉन्गर कंपोजिशन का हिस्सा होता है, जिसके अंदर बहुत से पैराग्राफ होते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो पैराग्राफ होगा वो पूरे उस सवाल का एक हिस्सा है। उस उतना बड़ा जो सवाल है उस सारे के सारे सवाल का एक हिस्सा है। बॉडी पैराग्राफ एक हिस्सा है, और इसी तरह आपने एक एक हिस्सा बनाते हुए आगे चलना है। ठीक है, आगे एक एक हिस्सा आपने बताते हुए आगे बढ़ना है। जब आप बनाएंगे तो थीमेटिकली आप उसको बनाएंगे, एक तरतीब के साथ आप उसको बनाएंगे। ये नहीं है कि बेतरतीबा काम करेंगे। खूबसूरत हो, लिखाई खूबसूरत हो, जवाब खूबसूरत हो, 60% मार्क्स ना आए, मैं नहीं मानता। ठीक है ना, मैं इसलिए इस पे मैं काम कर चुका हूँ, मेहनत की है मैंने, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग लें, मोर देन 60% लें। और इसको एक तरफ अगर पैराग्राफ जो है ना वो एक लॉन्गर कंपोजिशन का हिस्सा है, तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि ये एक मिनिएचर ऐसे भी इसको कहा जाता है। इसीलिए इसको मिनिएचर ऐसे कहा जाता है कि एक आपके जो आंसर का एक एस्पेक्ट जो है इसके अंदर वो उसको डील कर रहा है। मिनिएचर ऐसे किस तरह कि आपने पैराडाइज लॉस्ट एज एन एपिक डिस्कस करना था, एक पैराग्राफ के अंदर आपने क्या कहा, सिमिलीज इन पैराडाइज लॉस्ट, मेटाफर्स इन पैराडाइज लॉस्ट। सो मिनिएचर ऐसे हो गया ना, स्मॉलर लेवल पे ये एक ऐसे भी हो सकता है, यानी आप इसी तरह बनाएंगे कि वो एक ऐसे बन सके। अब आगे देखते हैं। पैराग्राफ बेसिकली आपके आंसर का बल्क होता है, और ये एक सीरीज़ होती है जिसके अंदर हर एक के अंदर आप एक नया क्लियर इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट पॉइंट आप डिस्कस करते हैं। ये आंसर का बल्क होता है। यानी जब आप बॉडी पैराग्राफ को देखेंगे तो बॉडी पैराग्राफ, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हर सवाल के अंदर एक होगा, कंक्लूडिंग पैराग्राफ एक होगा, लेकिन बॉडी पैराग्राफ बल्क की सूरत में होंगे, एक नहीं होगा, 3, 4, 5, 7 ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, ये सीरीज़ होती है, और हर एक के अंदर एक आप क्लियर इंपॉर्टेंट और मुकम्मल रेलेवेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। आंसर शीट का पेट भरना नहीं है, रेलेवेंट आंसर करना है। लिहाजा आप क्या करेंगे कि हर पैराग्राफ को इस अंदाज से शुरू करें कि वो आपके आंसर या आपके आर्गूमेंट को ही डायरेक्टली या क्लियरली डेवलप कर रहा हो। आपने जो थीसिस स्टेटमेंट लिखी बेसिकली वो आपका आर्गूमेंट था, वो आपका असल जवाब था। अब उस जवाब को आप एक एक पैराग्राफ में उस जवाब के एक एक पहलू को डिस्कस करने जा रहे हैं, और जब आप एक एक पहलू को डिस्कस करेंगे तो इसका मतलब है कि वो पैराग्राफ ओपन ही इस तरह हो, वो उसकी ओपनिंग इस तरह हो कि उससे पता चले कि ये बेसिकली इस टॉपिक का बॉडी पैराग्राफ है, ये वहाँ से बॉडी बन के आई है। अच्छा, अब आगे बात करें हम कि अगर आपने 4 से 6 एस्पेक्ट्स थीसिस स्टेटमेंट में लिखे। थीसिस स्टेटमेंट में आपने लिखा जी कि मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट बीइंग अ क्लासिकल एपिक is embellished with long-tailed similes, having a hero of great height, beautiful metaphors. अच्छा, उसके बाद elements of exaggeration, being written in 12 books, is one of the great epic in English literature.
बस ये आपका थीसिस स्टेटमेंट मैंने रफली बताया आपको, रफली। ठीक है, आप इसको और मज़ीद फाइन कर सकते हैं। इसमें आपने 4 से 6 एस्पेक्ट आपने बता दिए। अब आप इन्हीं को आप अपने आंसर में कवर करेंगे। क्या होगा कि आपने थीसिस स्टेटमेंट बनाई हुई है, अब वहाँ से आप उठाते जाएंगे। पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात, चौथी बात, पांचवी बात, जो एस्पेक्ट्स आपने थीसिस स्टेटमेंट में लिखे थे, अब आपको मसला नहीं होगा। देखें, जब आपने पहले क्लस्टरिंग की, आपने वेब बनाया, आपने आउटलाइनिंग की, आपने पहले मेहनत की, क्वेश्चन से पहले, आंसर बनाने से पहले आपने मेहनत की, तो वो ये मेहनत है जो अब इसके अंदर नज़र आए। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे एग्ज़ाम के लिए, सो यू विल डू लाइक दिस। सेम तरीक़ाकार आपने अडॉप्ट करना है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट होता है कि जिसके ऊपर सारे का सारा जो है ना वो पैराग्राफ जो है वो चल रहा होता है। वही बात, जैसे मैंने बात की, इसको कहते हैं टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस कि द पॉइंट अराउंड विच ईच पैराग्राफ इज बेस्ड नीड्स टू बी वन दैट बिल्ड्स अप अ गुड केस फॉर योर ओपनिंग थीसिस स्टेटमेंट। जो थीसिस स्टेटमेंट का केस बिल्ड कर रहा है कि यहाँ से जो आपने पहला पैराग्राफ लगाया वो आपके उसी केस को लेके चल रहा है, उसी इमारत के साथ जुड़ा हुआ है, उसी की औलाद में से है। और अब क्या होगा कि जो भी आप बताएंगे, जो भी पॉइंट आप बताएंगे, वो आपके ओवरऑल आर्गूमेंट से ज़्यादा कुछ भी ना हो, उससे बाहर कुछ भी ना हो। यानी कि आपका टॉपिक सेंटेंस जो पहला पैराग्राफ होता है, आगे पढ़ेंगे हम, वो उसको कहते हैं टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस आपके थीसिस स्टेटमेंट से जुड़ा हो। थीसिस स्टेटमेंट आपके जो क्वेश्चन का आंसर है बेसिकली वो हो। रूह के साथ ये रिश्ता है भाई, पूरे जिस्म का रिश्ता है। पैराग्राफ सारे का सारा जिस्म है, वो रूह है, रूह के साथ जुड़े हुए हैं। और अगर आपका थीसिस स्टेटमेंट ठीक नहीं है तो इसका मतलब है आपके आंसर में से रूह निकल चुकी है। और आप अक्सर बेशतर हम इसी तरह के जवाब बना के देते हैं जिनके अंदर रूह मौजूद नहीं होती, और फिर हमारे गिला एग्ज़ामिनर पे होता है। अच्छा, जितने भी पॉइंट्स आप, जैसे मैंने बात की कि आपने टॉपिक सेंटेंस लिखा, और अब आप उसके बाद आप एविडेंसेस के साथ चलेंगे। आपने बात कर दी, आपने अपने पैराग्राफ में बात की कि मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट के अंदर सिमिलीज हैं, तो अब आप एविडेंसेस लेके आए। आपने कहा मेटाफर्स हैं, तो एविडेंसेस लेके आए। आपने कहा जी ग्रैंड स्टाइल है, तो एविडेंसेस लाए। हर चीज़ पे एविडेंसेस। एविडेंसेस कहाँ से होंगे? आप टेक्स्ट में से कोट करेंगे, आप एक्सप्लेन करेंगे, उस कोट करने के बाद उस चीज़ को आप एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपका जो आर्गूमेंट है वो सपोर्ट हो। इस तरह जब आप करेंगे तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें आपका जवाब, किसी भी सवाल का जवाब कितना बेहतर हो सकता है, कितना खूबसूरत हो सकता है। यानी कि उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं बचेगी जिस पे मैं कहूँ जी कि आपको कोई मसला पेश आ गया, आपसे कोई गलती हो गई या आप गलत कर रहे हैं। कभी भी ऐसा नहीं होगा। अच्छा, तो ये चीज़ें आप देखें कि आप रूटीन में इस तरह जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफ़िनेटली आप मज़ीद भी सीखेंगे, मज़ीद भी आपको इसमें मज़ीद बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत कुछ आप नया, यानी कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो डेफ़िनेटली आप उसमें ये सारे का सारी चीज़ें आप लर्न करके आगे पहुंचेंगे, यहाँ तक जब आप पहुंचेंगे। अब हम आगे देखते हैं अगली स्लाइड के अंदर कि पहला पैराग्राफ जो है वो, जैसे बॉडी पैराग्राफ क्या करेगा उसको हम देखेंगे अगली स्लाइड के अंदर। अब जो आपका बॉडी पैराग्राफ है वो क्या करता है, वो आपके जो थीसिस स्टेटमेंट के अंदर जो मेन आइडिया दिया हुआ होता है उसको वो सपोर्ट करता है, और उसको सपोर्ट करने के लिए वो उसको स्मॉलर आइडियाज़ या सब टॉपिक्स में उनको वो तोड़ता है उसको। और जितने आइडियाज़ आपने उसके अंदर दिए हुए होते हैं वो सारे के सारे आइडियाज़ जो है दे रिलेट बैक टू द थीसिस स्टेटमेंट। यानी कि सारे पैराग्राफ्स के अंदर, हर पैराग्राफ के अंदर आपने एक टॉपिक सेंटेंस लगाया, ठीक है। जब आपने टॉपिक सेंटेंस लगाया, वो आपका टॉपिक सेंटेंस का जो आइडिया दिया हुआ होता है वो आइडिया आगे थीसिस स्टेटमेंट के साथ जुड़ा हुआ होता है।
ये सामने मैंने फॉर्मेट भी लगा दिया। इंट्रोडक्शन आपके आंसर का इंट्रोडक्शन है, उसके बाद आपने थीसिस स्टेटमेंट लिखी, थीसिस स्टेटमेंट बाद आपने बॉडी पैराग्राफ बनाने शुरू किए। हर बॉडी पैराग्राफ के अंदर आपने एक आइडिया डिस्कस किया और वो आइडिया आपने उसी थीसिस स्टेटमेंट में से निकाला। पहला पैराग्राफ जैसे मैंने बात की थी पहले भी कि वो आपको डायरेक्शन देगा, रोड मैप देगा, इंट्रोड्यूस कर देगा, टोन सेट कर देगा, रीडर की अटेंशन को कैच करेगा, क्लैरिटी और इंटरेस्ट डेवलप करेगा। इसके अंदर आपने अपना मेन आइडिया बताना है, ठीक है, ये किसके बारे में है। थीसिस स्टेटमेंट जब आप ये सारी चीज़ें बताएंगे सो डेफिनेटली उसको इल्म हो जाएगा कि आप किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ, किस रुख पे आप जा रहे हैं, आपका रुख का आपका तयन हो जाएगा। पहला पैराग्राफ उसने देखा बहुत अच्छा था, अब उसके बाद जब आपने उसको इस तरह बनाया, अपने जवाब को बनाया, तो डेफिनेटली ये चीज़ें सारी क्लियर होती जाएंगी। यहाँ ये बात बताते चलूँ कि जितनी बातें मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ये मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने पास लिखते जाएं, पॉइंट बनाते जाएं, प्रेजेंटेशन को देखें, लिखते जाएं अपने पास, ताकि कल को जब आप काम करें, बैठ के रूटीन में काम करें, अपनी प्रैक्टिस करें, किसी के पास भी जाए, बेशक मेरे पास बेशक ना करें टेस्ट सेशन, जिसके पास भी जाए टेस्ट सेशन जब आप अटेंड करें तो वहाँ आप फिर इस चीज़ की प्रैक्टिस करें, इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करें, इसी तरह अप्लाई करें। इंस्पायर योर टीचर, उसको मुतासर करें कि भाई मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है, अपना काम करके उसको दिखाएं। अच्छा, अब आगे बात करते हैं इसकी फॉर्म क्या होती है, किस तरह का होता है। ज़्यादातर पैराग्राफ के अंदर आप देखें कि उसके अंदर 5 से 10 सेंटेंसेस होते हैं, 5 से 10 सेंटेंसेस होते हैं, और 5 से 10 सेंटेंसेस के ज़रिए आप बनाते हैं। इससे ज़्यादा सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, ये कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन जनरली यानी कि इतने सेंटेंसेस आप लिख सकते हैं। ये जो 12-12 पेजेस वाली बात है ना, 12-12 पेजेस आपने नहीं लिखने, आपने सवाल का जवाब लिखना है। 12 पेजेस नहीं पूरे करने हैं, 48 पेजेस की आंसर शीट है तो 12 चौके 48, ये काम नहीं करना, जवाब लिखना है आपने, जवाब। पहली जो लाइन है पैराग्राफ की, अब बनाएंगे किस तरह की तस्वीर होगी, आप पैराग्राफ लिखते हैं किस तरह की शक्ल होगी उसकी। पहली लाइन थोड़ा सा हट के शुरू होगी, इंडेंटेड होगी, जिससे एग्जामिनर को ये पता चलेगा कि ये एक नया पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। कैसे, ये देखें, ये सामने आपके स्क्रीन पे जो लाइनें लगी हुई हैं, इंडेंटेड फॉर्म ये नज़र आ रही है, ये एक इंडेंटेड फॉर्म है और ये इंडेंट है उसका। आपके जब आप पैराग्राफ लिखेंगे, आप आंसर शीट पे इस तरीके से आप बनाएंगे। अब हम देखते हैं इसके की फीचर्स पैराग्राफ के। मैंने बहुत सी चीज़ें आपको बता भी दी, लेकिन साथ साथ चूँकि मैं सिस्टमेटिक अंदाज में चलने का आदी हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आपको भी बेहतर अंदाज में चीज़ों के बारे में इल्म हो, और जब आप एग्ज़ाम में जाके बैठे तो आप वहाँ पे एक्सेल करें, आप वहाँ पे रॉक करें, खुशी से मेहनत करके आए, रिज़ल्ट अच्छे आए, और जब रिज़ल्ट आए तो आप खुशी से जो मैं एंजॉय करें कि यार मैंने मेहनत की थी, उसका मुझे फल मिला है। बॉडी पैराग्राफ के अंदर एक टॉपिक सेंटेंस होता है, उसके बाद सपोर्टिंग सेंटेंस होते हैं, कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है और यूनिटी होती है, ठीक है। ये 4 चीज़ें, 4 एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद होने चाहिए। मैंने आपको जो एक्सरसाइज दी थी बेसिकली वो इसीलिए दी थी कि आप उसमें देखेंगे कि इसमें टॉपिक सेंटेंस कौन सा बनता है, सपोर्टिंग सेंटेंस कौन सा बनता है, कंक्लूडिंग सेंटेंस कौन सा बनता है और यूनिटी। उसी हिसाब से जब आप चीज़ें देखेंगे तो आप यूनिटी जो है उसकी आपके साथ साथ ऑटोमेटिकली आपकी डेवलप हो जाएगी। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जवाब जो है ये यूनिटी के अंदर है, उसके यूनिफाइड है, या ये वैसे ही जो है ना इधर उधर की हमने गप लगाई हुई है कोई, ठीक है। हमारे बिल्कुल लिंग्विस्टिक्स के लिए भी आपने ये चीज़ें फॉलो करनी है। कुछ ऐसे सवाल हैं लिंग्विस्टिक्स के, ठीक है, कुछ ऐसे सवाल हैं लिंग्विस्टिक्स के जो इसी को फॉलो करके होते हैं, जिनमें आपने आर्गू करना होता है। मिसाल के तौर पे आप जब लैंग्वेज के फीचर्स को लिखने जाएं तो आप इसी तरह लिखेंगे, बाइलिंगुअलिज्म के ऊपर लिखना चाहें तो आप इसी तरह लिखेंगे, आप कोड स्विचिंग पे लिखना चाहें तो आप इसी तरह लिखेंगे, फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी का कंपैरिजन करें तो आप इसी तरह लिखेंगे,
ठीक है, बहुत से ऐसे सवाल हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे डायग्राम की ज़रूरत पड़ती है वहाँ तो ठीक है, वरना आप इसी तरह बनाएंगे सवाल को। मैंने जैसे बात की, सवाल की नौइयत को समझेंगे। लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स में सिर्फ फ़र्क इतना है कि लिटरेचर के अंदर आपने टेक्स्ट कोड करनी होती है, उसके हिसाब से हवाला देना होता है। लिंग्विस्टिक्स में आपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपने शेयर करना होता है, और रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ साथ आपने डायग्राम्स और चार्ट के ज़रिए अपनी बातों को एग्जामिनर के सामने पेश करना होता है। अब पहला सेंटेंस देखेंगे, टॉपिक सेंटेंस कैसे बनता है किसी भी क्वेश्चन का। लुक एट दिस वन, कि हर पैराग्राफ के अंदर जो आपका पहला पैराग्राफ होगा उसके अंदर टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए, यानी कि वो फर्स्ट पैराग्राफ मस्ट बी अ टॉपिक सेंटेंस। ये टॉपिक सेंटेंस थीसिस स्टेटमेंट में से निकलेगा, सबसे इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है, क्योंकि ये उस पैराग्राफ के मेन आइडिया को ही डिस्कस करता है, उसी के बारे में बात करता है, मेन आइडिया के बारे में बात करता है, इसी को डिस्कस करता है वो। फिर जो चीज़ें इसमें आपने करनी है, यानी कि जब आप टॉपिक सेंटेंस आप लिख रहे हैं तो फिर कुछ चीज़ें आपने याद रखनी, कुछ चीज़ें आपने समझनी है कि टॉपिक सेंटेंस लिखते हुए आपने क्या करना है। टॉपिक सेंटेंस लिखते हुए आपने याद रखना है कि टॉपिक सेंटेंस बाज़ दफ़ा एक मुकम्मल सेंटेंस पे भी मुश्तमिल हो सकता है, बाज़ दफ़ा दो पार्ट्स पे होता है, दो पार्ट्स में भी हो सकता है। ठीक है, दोनों तरीक़ों से आप टॉपिक सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम एग्ज़ाम्पल देखेंगे, जस्ट लुक एट दिस एग्ज़ाम्पल, इसमें क्या किया गया। ये कि आपके सामने एग्ज़ाम्पल है और इस एग्ज़ाम्पल को आप देखें तो एक सेंटेंस लिखा हुआ और वो भी कंप्लीट नहीं है, द स्पोर्ट ऑफ क्रॉस कंट्री रनिंग, इनकम्प्लीट सेंटेंस है। अब दूसरी एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल आपके सामने मैंने रख दी, इसको देखिए ज़रा, इससे क्या अंदाज़ा होता है आपको। ये जो है, अब ये जो क्रॉस कंट्री रनिंग की स्पोर्ट की जब बात की गई, यहाँ पे देखें, यहाँ पे सेंटेंस को देखें तो कैसा है। The sport of cross country running has allowed me to get in better shape and meet some interesting people. पहली बात है कि the sport of cross country running, देखिए ये क्या चीज़ है, ये टॉपिक सेंटेंस नहीं हो सकता, ये एक थीसिस स्टेटमेंट है। ठीक है, इसको आप थीसिस, सॉरी ये एक थीसिस स्टेटमेंट नहीं, ये इसको आई एम सॉरी, ये एक जो है वो था टॉपिक सेंटेंस था। गलती से टाइपिंग मिस्टेक होगी मुझसे, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। मैं आप देखें यहाँ पे हमने इसके अंदर इस चीज़ को भी दिखा दिया कि स्पोर्ट क्रॉस कंट्री रनिंग की स्पोर्ट ने क्या क्या किया उसके साथ। हमने सिंगल मेन आइडिया एक सेंटेंस में, आपने सिंगल सेंटेंस में आपने देखा यहाँ पे कि सिंगल सेंटेंस के अंदर किस तरह एक मेन आइडिया दिखाया गया। अब हम देखें कि कंप्लीट सेंटेंस में होना चाहिए, नॉट एन इनकम्प्लीट फॉर्म। पहली बात की क्या की है कि मेन आइडिया इसके अंदर डेवलप किया जाता है टॉपिक सेंटेंस के अंदर, यानी कि जब हम इसको डिस्कस कर रहे थे कि टॉपिक सेंटेंस जो है वो बेसिकली पैराग्राफ का मेन आइडिया दिखाता है। दूसरी बात क्या की हमने, दूसरी हमने बात की कंप्लीट सेंटेंस में होना चाहिए। सेंटेंस को देखें, एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज, जब इस पे बात की गई है तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या सिचुएशन है, एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है, ये कंप्लीट नहीं है। तो इसी को जब हम कंप्लीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ बिल्कुल क्लियर अंदाज में हमने
एक कंप्लीट सेंटेंस बना दिया। इस तरह आपका बेसिकली बनेगा। ये वाली जो है ना, ये वाली जो है, दिस स्लाइड नंबर 13, that gives you an idea of a complete sentence. An important factor in learning a foreign language has to do with the concept of intrinsic versus extrinsic motivation. अब यहाँ मैंने कंप्लीट सेंटेंस दे दिया। अब इसी को उठा के हम आगे चलेंगे। इस टॉपिक सेंटेंस से हम आगे जो है वो सपोर्टिंग आइडियाज़ बनाएंगे और कंक्लूडिंग सेंटेंस भी बनाएंगे। ठीक है, अब इसी टॉपिक सेंटेंस को यहाँ पे हमने लगा दिया है। लुक हियर, an important factor in learning a foreign language has to do with the concept of intrinsic versus extrinsic motivation. ये टॉपिक सेंटेंस आपके इस पैराग्राफ के मेन आइडिया को डिस्कस कर रहा है, उसके बारे में बात कर रहा है। उसके बारे में आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये एक टॉपिक सेंटेंस। आगे हम इसके पार्ट्स को देखते हैं। पैराग्राफ के अंदर हमने बात की, सबसे हमने पहली बात की कि इसके अंदर एक होता है टॉपिक सेंटेंस, उसके बाद इसके अंदर होते हैं सपोर्टिंग सेंटेंसेस और इसके अंदर एक होता है कंक्लूडिंग। 3 हिस्से होते हैं। अब टॉपिक सेंटेंस इटसेल्फ, इसके भी कुछ हिस्से होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं। जो टॉपिक सेंटेंस है उसके अंदर टॉपिक और कंट्रोलिंग आइडिया 2 चीज़ें होती हैं। पैराग्राफ कैसे है? A body paragraph that contains a topic sentence, supporting sentences and concluding paragraph. ये इसी तरह जिस तरह पहले स्टार्टिंग मैंने बात की कि आपने एक टॉपिक सेंटेंस लगाया, उसके बाद आपने उसके ऊपर आपने आर्गूमेंट्स दिए, आपने कोट किया, वो सपोर्टिंग है। कोट के बाद कमेंट्री की, वो कोट को सपोर्ट करती है, और उसके बाद आपने अपनी बात को कंक्लूड किया। ये एक तरतीब आपके लिटरेचर के क्वेश्चन के अंदर चलती है। यहाँ पे चूँकि हम जनरल एक उसके ऊपर बात कर रहे हैं, तो आपको आइडिया मिल जाएगा इससे कि हमने क्या बनाया या हमने क्या किया। ठीक है, अच्छा, टॉपिक जो है बेसिकली मेन आइडिया को डील करता है, जबकि कंट्रोलिंग आइडिया जो है वो इस टॉपिक को किसी ना किसी तरह स्पेसिफिक कर देता है। टॉपिक जो होता है, देखिए आपके पैराग्राफ के अंदर जो टॉपिक सेंटेंस के अंदर 2 चीज़ें हैं, एक टॉपिक है, दूसरा कंट्रोलिंग आइडिया है। तो उसके अंदर जो टॉपिक है वो बेसिकली क्या करता है, वो मेन आइडिया के साथ उसका ताल्लुक है। मेन आइडिया से वो आपको सारी चीज़ें आगे लेके जा रहा है, और वही साथ साथ कंट्रोलिंग आइडिया उस मेन आइडिया को लिमिट पे करता है, उसको एक हिसाब से। जैसे आपका जो टॉपिक सेंटेंस है वो ये बन रहा है जी, चूँकि आप पैराडाइज लॉस्ट कि बीइंग अ ग्रेट क्लासिकल एपिक, पैराडाइज लॉस्ट इज एम्बेलिश्ड विद लॉन्ग टेल्ड सिमिलीज। अब बीइंग अ क्लासिकल एपिक, पैराडाइज लॉस्ट इज एम्बेलिश्ड विद, वहाँ पे ऊपर अपने पैराडाइज लॉस्ट इज एन एपिक लिखा, ये था टॉपिक और ये वो था थीसिस। ये टॉपिक का ताल्लुक उस थीसिस के साथ डायरेक्ट है। अब ये मेन आइडिया को बात कर रहा है, यहीं पे बात वही आ रही है, बीइंग अ ग्रेट क्लासिकल एपिक, और साथ में आपने लिमिट कर दिया लॉन्ग बीइंग ग्रेट क्लासिकल एपिक, पैराडाइज लॉस्ट इज एम्बेलिश्ड विद लॉन्ग टेल सिमिलीज। जब आपने सिमिलीज की बात कर दी तो बात उधर खुद ब खुद पहुँच जाती है कि अब आपने इसको लिमिट कर दिया कि इस पैराग्राफ के अंदर आप सिमिलीज की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, आपने अपनी बातों को महदूद कर दिया। आगे चलें जी, सेंटेंसेस को देखिएगा। अब ये पहला सेंटेंस है आपके सामने, कंपनीज नीड टू डेवलप मोर एफिशिएंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। इसको आप देखें तो यहाँ पे कंट्रोलिंग आइडिया मौजूद नहीं है, और उसके साथ साथ
ये जो सेंटेंस है ये टॉपिक को लिमिट भी नहीं करता, ज़्यादा स्पेसिफिक भी नहीं कर रहा। सो ये एक बैड टॉपिक सेंटेंस है, ये ठीक टॉपिक सेंटेंस नहीं है। इसी को हम बना रहे हैं आगे। कंपनीज शुड डेवलप मोर एफिशिएंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी सच एज सोलर हीटिंग पैनल्स। अब ये जो बात है इसमें जो ग्रीन में हमने दिया हुआ है कि ये चीज़ अब देखेंगे, ये आपके तीसरे स्टेटमेंट के पेट से निकली है। उसके बाद जो ब्लू में है उसने इसको कंट्रोल कर दिया है कि यहाँ इस पैराग्राफ में आप सोलर हीटिंग पैनल्स पे बात करने जा रहे हैं। लुक, द टॉपिक नेम्स द मेन आइडिया एंड controlling idea is developed by the later part of the sentence. It limits the ideas in the paragraph and makes the sentence more specific. Specific हो गया नहीं हो गया? अगर आप इस तरह लिखेंगे, इस अंदाज से लिखेंगे तो पढ़ने वाले को भी समझ आएगी कि आप क्या कर रहे हैं। आपका असलूब तहरीर खुद ब खुद ठीक होता जाएगा, आपको कोई भी मसला इंशाल्लाह नहीं पेश आना। And this is a good topic sentence. इसके बाद आगे देखते हैं और topic and controlling idea. Look here, one of the most serious problems in today's inner city public school is overcrowded classroom. यहाँ पे मेन आइडिया ग्रीन में डिस्कस कर दिया गया और साथ साथ आपने देखा कि ये मोर स्पेसिफिक भी कर दिया, उसने स्पेसिफिक कमेंट दे दिए सब्जेक्ट के बारे में। अब आगे इस पैराग्राफ में आप क्या करेंगे, आप कौन सी बातें करेंगे इस पैराग्राफ में, वो भी हमने यहाँ पे देख ली हैं। It makes a specific comment about the subject and it tells the reader what the paragraph will say about the main topic. So this is a very good controlling idea. ठीक है। Now look at this one. अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल को देखिए, आपको पता चलेगा कि इसमें कुछ और कहानी है। हमने जब पिछली एग्जाम्पल जब देखी तो उसके अंदर क्या किया था, उसके अंदर उसने टॉपिक और उसके बाद कंट्रोलिंग आइडिया दिया। तो कहते हैं कि हम अक्सर ये वाली गलती करते हैं जनाब, जब आप पैराग्राफ लिखते हैं तो आप इस तरह लिखते हैं। मैं बॉडी पैराग्राफ की बात कर रहा हूँ। द एडवेंट ऑफ इंटरनेट हैज़ बेनिफिटेड सोसाइटी थ्रू इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड स्ट्रीमलाइन कॉमर्स। आप इस सेंटेंस को पढ़ें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सेंटेंस कैसा है, किस हद तक इसके अंदर बातें ठीक लिखी हुई हैं। क्या ये एक टॉपिक सेंटेंस है या नहीं है, आप इसको पढ़ के अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आपको नहीं अंदाज़ा तो मैं आपको भी बता देता हूँ। इसके अंदर एक से ज़्यादा आइडियाज़ डिस्कस किए गए हैं। इससे ये पता चलता है कि ये थीसिस स्टेटमेंट हो सकती है, ये टॉपिक सेंटेंस नहीं हो सकता। आप गौर करके अगर देखें तो इसी थीसिस स्टेटमेंट से आप टॉपिक भी निकाल सकते हैं कि इस सेंटेंस, इस ऐसे का टॉपिक क्या हो सकता है। देखिए, आपके पेपर के अंदर सवाल इस अंदाज से भी आ सकता है जिस तरह ये बना हुआ है, द एडवेंट ऑफ इंटरनेट हैज़ बेनिफिटेड सोसाइटी थ्रू इम्प्रूव कम्युनिकेशन, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, स्ट्रीमलाइन कॉमर्स। बेसिकली ये एक टॉपिक सेंटेंस नहीं है, ये एक थीसिस स्टेटमेंट है। बाज़ दफ़ा एग्जामिनेशन के अंदर भी थीसिस स्टेटमेंट दी जाती है, उसके बाद कहा जाता है डिस्कस या डू यू एग्री, सब्सटेंशिएट योर आंसर विद टेक्स्ट, विद आर्गूमेंट्स। तो यहाँ आपने समझना, आप इस पे गौर करें। मैं साथ साथ आपको सवाल समझने का तरीक़ाकार भी बताता जा रहा हूँ। इस एक पे गौर करें तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर बेसिकली इसके अंदर वो बात कर रहा है बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट, कि ये टॉपिक जो है ये बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट पे है। यानी कि एग्जामिनर भी आपको थीसिस स्टेटमेंट पकड़ाता है और आपने उससे पिछली बात को भी समझना है। बड़ी टेक्निकल बात बता रहा हूँ, बहुत टेक्निकल बात। वो ये कि बाज़ दफ़ा हम कहते हैं जी वो घुमा फिरा के देता है, ट्रिकी क्वेश्चन देता है। वो ट्रिकी क्वेश्चन नहीं होता, वो ये होता है कि वो एक थीसिस स्टेटमेंट होती है जिसको समझ के आपने पहले उसमें से टॉपिक निकालना होता है
और उसके बाद उस थीसिस स्टेटमेंट को एक एक पैराग्राफ में आपने एलैबोरेट करना होता है। देखें, आपके साथ गेम होती है और आपको उस गेम की समझ नहीं आती। आपने उस गेम को समझ लिया, आपने देख लिया कि भाई साहब ने मुझे थीसिस स्टेटमेंट पकड़ा दिया है, तो आपने पैराग्राफ, जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बनाया, जनरल इंट्रोडक्शन से स्पेसिफिक इंट्रोडक्शन तक गए, वहीं थीसिस स्टेटमेंट साथ लगाई, उसके बाद आगे एक एक पैराग्राफ में एक एक चीज़ को आप डिस्कस करते गए, आपका सवाल का जवाब बन गया। मुख्तलिफ तरीक़ों से आपको कंफ्यूज किया जाता है, टेस्ट किया जाता है कि आप किस तरह किसी चीज़ की बात, किस चीज़ को बताएंगे, किस तरह अपने आर्गूमेंट्स को पेश करेंगे। $1 मिलियन की बात है ये, जो मैंने आपके सामने की है, और ये ऐसा ही होता है। और जी, हमें जो सवाल की समझ नहीं आई, सवाल पे गौर करेंगे तो असल बात ये निकलेगी कि पहले टॉपिक को ढूंढो। यहाँ बाज़ दफ़ा टॉपिक डायरेक्ट दे देता है, या एग्जामिनर आपको थीसिस स्टेटमेंट दे देता है। थीसिस स्टेटमेंट देता है तो आप टॉपिक को ढूंढो, टॉपिक के हिसाब से इंट्रोडक्शन बनाओ, ठीक है, टॉपिक को आप इंट्रोड्यूस करो, उसके बाद आप थीसिस स्टेटमेंट वही वाली लगाओ जो उसने दी है, रीफ्रेज करके बेशक लगा दो, आखिर में आप कंक्लूजन के दौरान साबित करते हुए आप उसको उसी तरह बेशक लिख दो, लेकिन रिफ्रेश करके लगा दो या डायरेक्ट लगा दो। उसके बाद आप एक एक पैराग्राफ में एक एक चीज़ डिस्कस करते जाओ, खुद ब खुद जवाब बन जाएगा, मसला ही कोई नहीं होगा। जब आप अपने आप को इस चीज़ पे पाबंद रखेंगे, आप इम्प्रूव कम्युनिकेशन पे आप एक नहीं 2 पैराग्राफ लिख दें, कोई किसी ने कुछ नहीं कहना, तो आप लिख दें इम्प्रूव कम्युनिकेशन ऐसे भी इम्प्रूव हुई, ऐसे भी इम्प्रूव हुई, ऐसे भी इम्प्रूव हुई, इन्फॉर्मेशन को ऐसे भी एक्सेस मिली, ऐसे भी मिली, ऐसे भी स्ट्रीम कॉमर्स ऐसे भी स्ट्रीम लाइन हुई, ऐसे भी हुई, ऐसे भी हुई। सो वो आप ज़्यादा भी लिख सकते हैं, पैराग्राफ ज़्यादा भी, लेकिन वो फिर कॉन्सेप्ट एक पैराग्राफ के अंदर एक कॉन्सेप्ट आप लिखेंगे। जैसे हम बात करते हैं इसी थीसिस स्टेटमेंट को, इसको थीसिस स्टेटमेंट समझ के डिस्कस करें। अगर कहता है जी कि कम्युनिकेशन इंप्रूव हुई, तो आप बताएंगे आईटी में इनकलाब आया, कम्युनिकेशन इंप्रूव हुई, आपको इंटरनेट सर्विसेज आपको मिली, आप उसके ऊपर बात करना शुरू कर देंगे। आप बताएंगे जी कि 3G 4G आया इंटरनेट के बेनिफिट से जी, उस तरह आया, वर्ल्ड ग्लोबल विलेज बन गई, 2 3 चीज़ें भी आप फिर एक एक पैराग्राफ अलग बना के आप डिस्कस करेंगे, सेपरेटली आप डिस्कस करेंगे। वो दूसरे अल्फाज में आपका सब पैराग्राफ बन जाएगा, मेन पैराग्राफ का सब पैराग्राफ हो जाएगा। लेकिन आप उस तरह अगर लिखेंगे ज़्यादा खूबसूरत होगा। आप उसको सब पैराग्राफ की फॉर्म में लिखेंगे तो और ख़ूबसूरत हो जाएगा। जैसे आपने इंडेंटेड किया, थोड़ा सा आप कंप्यूटर में देखें ना, जहाँ के सब पैराग्राफ दिए होते हैं तो थोड़ा सा आगे, मज़ीद आगे इंडेंट कर देते हैं। आप उस अंदाज से लिखें, उसको और अच्छा लगेगा कि यार देखो इसने यहाँ पे मेन आइडिया डिस्कस किया है, सब पैराग्राफ के अंदर इसी का सब आइडियाज़ ने डिस्कस किया हो, तो कितना प्यारा आंसर बनेगा, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अच्छा, आगे बात करूं, आगे बढ़ूं। आज बहुत लंबा लेक्चर है, याद रखिएगा कि इसके अंदर क्या है कि एक कंट्रोलिंग आइडिया नहीं, इसके अंदर बहुत सी बातें की गई हैं, इस वजह से ये एक अच्छा टॉपिक सेंटेंस नहीं है। अब ये इस तरह बेहतरीन होगा जब आपको वो टॉपिक सेंटेंस मिल गया। देखिए, वो एक थीसिस स्टेटमेंट थी ना, उस थीसिस स्टेटमेंट में से हमने ये बना दिया, यानी कि वो टॉपिक सेंटेंस अगर उसी को अगर आपने ठीक करना है, उसको सही करना है, तो आपने इस तरह लिखा, द एडवेंट ऑफ इंटरनेट हैज़ बेनिफिटेड सोसाइटी थ्रू इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन, कि इंटरनेट के आने से लोगों की जो कम्युनिकेशन है वो इम्प्रूव हुई है। तो आप यहाँ पे उसको उस तरह भी लिख सकते हैं, उस तरह भी आप उसको ठीक कर सकते हैं, आपको कोई मसला नहीं पेश आएगा। अच्छा, यहाँ एक बात, एक क्वेश्चन आपको दूँ, वो ये कि याद रखिएगा कि आपका जो टॉपिक सेंटेंस है उसके अंदर ज़्यादा कंट्रोलिंग आइडियाज़ नहीं होने चाहिए। डज़ नॉट कंटेन टू मैनी कंट्रोलिंग आइडियाज़, ठीक है। जैसे पिछली सेंटेंस के अंदर था, हमने गलती देखी और उस गलती को हमने फिर ठीक किया। अब टॉपिक सेंटेंस बनने के बाद अब आप आगे चलेंगे सपोर्टिंग सेंटेंसेस की जानिब। ये वो सेंटेंस है जिसके बारे में मैंने जब लिटरेचर के क्वेश्चन के हिसाब से आपको बात की, मैंने कहा जब आप टॉपिक सेंटेंस बनाएंगे उसके बाद आप कोट करेंगे या डायरेक्ट आप टेक्स्ट का हवाला देंगे जो आपकी उस बात को साबित करेंगे। पैराडाइज लॉस्ट के अंदर सिमिलीज है, तो अब आप सपोर्टिंग सेंटेंसेस लिखेंगे कहाँ पे हैं, यानी कि अब आप वो चीज़ें लिखेंगे हर पैराग्राफ के अंदर जो आइडियाज़ होते हैं। जब आप आइडियाज़ आप दिखाते हैं, ऐसे सेंटेंसेस दिखाते हैं जो उन आइडियाज़ को सपोर्ट कर रहे होते हैं, रिलेट कर रहे होते हैं। अब अगली स्लाइड में हम इसी चीज़ को देख लेते हैं
चूँकि यहाँ पे जनरल चीज़ें बता रहा हूँ आप, लेकिन आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से स्पेसिफिक करेंगे। लुक हियर, these are the supporting sentences. An important factor in learning a foreign language has to do with the concept of intrinsic versus extrinsic motivation. स्टार्टिंग में हमने बात की कि इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है? बेसिकली ये ऐसे है, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग फॉरेन लैंग्वेज, उसके अंदर मोटिवेशन से रिलेटेड है बेसिकली, कि मोटिवेशन एक काम करती है। तो यहाँ दो मोटिवेशंस पे हमने बात कर दी, दोनों के हिसाब से हमने सपोर्टिंग सेंटेंसेस बता दिए, और लास्ट पे हमने यानी कि लर्निंग के ऊपर एक सेंटेंस लिखा। 3 कॉन्सेप्ट हमारे इसके अंदर दिए हुए थे, ठीक है। वहाँ पे क्या था कि फॉर लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज, मेन आइडिया जो थीम जो थीसिस स्टेटमेंट है वो थी लर्निंग फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग। उसके अंदर एक फैक्टर हमने ये देखा और उसको हमने यहाँ पे दिखा दिया। यहाँ पे तो चीज़ें हमने डिफ़ाइन की ना, एक्सप्लेन की, तो आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। कहीं पे आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ती है, कहीं आपको टेक्स्ट कोड करने की ज़रूरत पड़ती है, दोनों तरीके होते हैं ना। लिंग्विस्टिक्स के अंदर आपको इस तरह अटैम्प्ट करना पड़ता है। हमारा ये चीज़ लिंग्विस्टिक्स के हिसाब से बड़ी क्लियर है, लेकिन लिटरेचर के हिसाब से जब आपने एक बात की, फिर आप किताब का हवाला देंगे, टेक्स्ट का हवाला देंगे। कहा जाता है जी पक्की जनाब 6 कोटेशंस याद करें, वो लिख के आनी है। और भाई 6 कोटेशंस कौन सी लिख के आनी है? आपने वो 6 लिख के आनी है जो उसके साथ मुतालिका है, वरना आप इनडायरेक्ट कोट कर दें। खुदारा गैर मुतल्लिका चीज़ों को ना कोट किया करें, और जब आप कोट करते हैं तो आप उसके बाद उसके ऊपर कमेंट करेंगे, अपनी बात को साबित करेंगे कि ये मैंने कोट किया तो क्या ये इस मेरे आंसर को सपोर्ट भी करती है, वैलिडेट करती भी है कि नहीं है, या मैं हमें ही बस लगा हूँ ठीक है जी चलाए जा रहा हूँ। वैसे बायदा भी हम करते इसी तरह है कुछ। लास्ट सेंटेंस, पैराग्राफ के अंदर जो लास्ट सेंटेंस है वो रीडर को ये बात बताता है, कंक्लूडिंग सेंटेंस हम कहते हैं। रीडर को ये बताता है कि आप मेन पॉइंट्स जो है वो कौन से आपने पैराग्राफ में डिस्कस किए, और आप रीडर को अब छोड़ देते हैं कि वो सोचना शुरू करें। आम तौर पे ये कि आप या तो अपनी बात को कंक्लूड करते हैं या रीडर के लिए ओपन छोड़ देते हैं, दोनों तरीके, ठीक है। मैंने बताया ना कि मेन पॉइंट्स ऑफ द पैराग्राफ एंड और लीव द रीडर, या दोनों बातें, या रीडर को छोड़ देता है कि वो सोचना शुरू कर दे टॉपिक से रिलेशन पे, या वहीं पे बात को कंप्लीट कर देते हैं, अपने मेन पॉइंट के हिसाब से अपनी बातों को आप कंप्लीट करते हैं। आगे हम एक जनरल, एक छोटे लेवल पे, बिगनर लेवल का एक पैराग्राफ, उसके ऊपर हम प्रैक्टिस भी करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह बन रहा है, ठीक है, मज़ीद डिटेल के साथ बताऊँगा जिस तरह आपने अपना आंसर जो है बेसिकली बनाना है। लेकिन वो लिटरेचर का नहीं होगा, वो जनरल एक आम एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, लेकिन आप लिटरेचर के हिसाब से उस तरह उसको बना सकते हैं। कंक्लूडिंग सेंटेंस आप देखें, जो हमने इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात की, जब हमने इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात की तो उसके बाद हमने कंक्लूडिंग सेंटेंस भी बना दिया। हमने अपना कंक्लूडिंग सेंटेंस यहाँ पे जनरेट कर दिया, उसके बारे में भी हमने बात कर दिया कि टीचर से रिलेटेड जो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की जो बातें थी उनको अभी हमने यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर हमने दिखा दिया। दिस इज द लास्ट सेंटेंस, यू कैन लुक एट द सेंटेंस कि द चैलेंज फॉर द टीचर्स टुडे इज हाउ कैन वी हेल्प आवर स्टूडेंट्स बिकम इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड इन व्हाट वी आर टीचिंग। क्योंकि वहाँ पे क्या था, फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग, तो उस हिसाब से मैंने इसको बना दिया, ठीक है। लेकिन आप अपने हिसाब से लिखेंगे, आप अपनी बात को कंक्लूड करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पे सवाल लें, लेकिन वो बात आपके टॉपिक सेंटेंस के हिसाब से वो कंक्लूजन भी हो। फाइनल थॉट देता है रीडर को, उसके जहन में क्वेश्चन रेज कर देता है, उसको पता चल जाता है कि आगे क्या होना है। आगे बात आती है यूनिटी की। अच्छे पैराग्राफ्स के अंदर यूनिटी होती है। हर जो सेंटेंस पैराग्राफ के अंदर होता है वो टॉपिक सेंटेंस के साथ रिलेटेड होता है,
और यूनिफाइड पैराग्राफ हमेशा जो है वो एक ही जो मेन आइडिया उसको डिस्कस कर रहे होते हैं। देखें यूनिटी किस तरह डेवलप होगी, छोटी छोटी चीज़ें किस तरह समझनी है। जब आपने टॉपिक सेंटेंस के साथ आगे सपोर्टिंग आइडियाज़ जो लिखे वो टॉपिक सेंटेंस को लेके चल रहे हैं, तो टॉपिक सेंटेंस क्या है, वो आपके थीसिस स्टेटमेंट को लेके चल रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपके पूरे आंसर के अंदर यूनिटी होगी। और ये वो तरीका है जिसके ज़रिए कोहेरेंस एंड कोहियन दोनों डेवलप होते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो उसमें से निकाली जा सके। एक बेहतरीन आंसर की यही खूबी होती है, जब ये कहा जाता है ना कि आपका आंसर ऐसा हो कि उसमें से कोई चीज़ ना उसके अंदर कोई ऐड करने की ज़रूरत हो, ना उसमें से कोई चीज़ निकालने की ज़रूरत पेश आए, यानी कि गुंजाइश ना हो उसके अंदर कि कुछ निकाला जाए। सो मैं उस गुंजाइश को आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे गुंजाइश नहीं बचेगी। जब आप ये सारी बातें कर लेंगे आपके पास कुछ नहीं बचेगा। आप खुद कहेंगे कि वाकई यार अब इसमें मैं इसमें अभी कुछ भी नहीं लिख सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। तो दैट्स ऑल, यानी कि दैट्स कंप्लीट। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आपको एक ये आपके सामने स्लाइड में मैंने रखा है। लुक एट दिस स्लाइड नंबर 25। यू हैव टू फाइंड द यूनिटी इन दिस स्लाइड, कि क्या इसके अंदर यूनिटी है कि नहीं है। आप इसको इस स्लाइड को देखें। जब आप इसके टॉपिक सेंटेंसेस को देखते हैं, टॉपिक सेंटेंस के हिसाब से आप देखें क्या टॉपिक सेंटेंस के हिसाब से बाकी सेंटेंसेस क्या उसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वो सपोर्टिंग सेंटेंसेस हैं। इसमें से आप ढूंढिए, इसमें से कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जो टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट नहीं कर रहे, तो वो कौन से सेंटेंसेस हैं। और वो सेंटेंसेस बेसिकली इसकी यूनिटी को ख़राब करते हैं, और उसी वजह से ये पैराग्राफ बैड पैराग्राफ होता है। पैराग्राफ को पढ़ें और उसके बाद यहाँ से देखें। मैं एक दफ़ा मैं भी बोल देता हूँ, आप भी इसको देखिए ताकि फिर आप उसमें से आप ख़ुद भी ताकि मार्क करने के काबिल हो जाएं। One of the recent status symbols for many American business people is the Palm Pilot. Palm Pilots are small electronic devices that help people organize information such as dates for meetings, short notes, and addresses of contacts. Fax machines are also very popular among office workers. With Palm Pilots, a person can input information at any time and any place. Many business people also have cellular phones so that they can make phone calls from just about anywhere. When a person returns to the office from a business trip, she won't have to spend hours organizing notes or addresses because the Palm Pilot already has that information. All that person has to do is hook up the Palm Pilot to a personal computer, and voila, all the information from meetings is efficiently organized on the hard drive of the personal computer. So this is a paragraph. You have to find out the unity. मसला कहाँ पे है, मसले को देखिए। आई होप कि आपको मसला मिल चुका होगा, मसले को आपने ढूंढ लिया होगा। अगर नहीं ढूंढा तो ढूंढिए। Fax machines and many business people sentences distorted the unity. Yes, शाबाश। Look here, मैंने रेड में हाईलाइट कर दिए हैं कि these sentences do not relate the topic sentence in the paragraph. ब्लू में आपका दिया हुआ है टॉपिक सेंटेंस, और इसके अंदर ये दो चीज़ें जो हैं ये हमने इधर उधर की हुई हैं। तो आपके पैराग्राफ के अंदर भी इसी तरह होता है।
कि आपको जो कुछ याद होता है वो सारे का सारा आप लिख के आते हैं। ये वो यूनिटी है जो आपके पैराग्राफ के अंदर वो एब्सेंट होती है, जिसको आप पेपर के अंदर आप जिसको इस तरह लिख के आते हैं और फिर उसके बाद आके यूनिवर्सिटी के साथ जो ना वो उसको मूरद इल्ज़ाम ठहराते हैं। उसका जी बड़ा कसूर है। पंजाब यूनिवर्सिटी बड़े ज़ालिम हैं, सरगोदा वाले बहुत ज़ालिम हैं। वो भी ज़ालिम होंगे लेकिन आप भी तो ज़ालिम है ना, आप कौन सा जुल्म नहीं करते हैं। अच्छा, अब आपको एक टास्क दिया था सेंटेंसेस को रीअरेंज करने वाला। तो रीअरेंजमेंट जो सेंटेंसेस किया, मैंने कहा था कि आप पोस्ट के नीचे कमेंट करके मुझे बता दें ताकि मैं देख के बता सकूं कि आपने जो काम किया, आपने जो रीअरेंजमेंट की उस पर आपने क्या किया। सो लेट मी चेक इट आउट। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे पार्टिसिपेंट्स ने किस तरह किया। ये हमने इस 7 पैराग्राफ के ऊपर इसको देखा था। खैर, दोनों का जवाब गलत है जी। ठीक है, कायनात एंड अमार दोनों का जवाब गलत है। अब आप देख लें क्या गलती की आपने। 2 ठीक है, 2 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 1 आता है, फिर 3, फिर 5, फिर 7 एंड फिर 6। ये तरतीब है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेफरेंस टूल्स दैट यू मस्ट पोजेस इज़ अ डिक्शनरी। ये आपका टॉपिक सेंटेंस है। इसी के साथ सपोर्टिंग आइडिया लगा दिया हमने और उसके बाद हमने एविडेंसेस देने शुरू कर दिए हैं। फाइनली पे जाके हमने सेंटेंस को कंक्लूड किया और कंक्लूड करने के बाद हमने फाइनल थॉट भी दे दी। ठीक है, आखिर में हमने फाइनल थॉट भी दिया। तो आप देखें यहाँ पे कि ये किस तरह एविडेंसेस दिए गए हैं। अब ये जो एविडेंसेस देने का तरीक़ेकार है, यही तरीक़ेकार आप भी अपने पेपर में इसी तरह पे अडॉप्ट कर सकते हैं। आल्दो कि वो चीज़ें लिटरेचर की होंगी लेकिन आप इसी तरह बनाएंगे। यही तरीक़ाकार, टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग आइडिया, देन एविडेंसेस, देन कंक्लूडिंग सेंटेंस एंड आखिर में उस कंक्लूडिंग सेंटेंस को भी सपोर्टिंग आइडिया आप दे सकते हैं। तो इस तरह इस फॉर्म में आप अपना आंसर बनाएंगे, अपना पैराग्राफ बनाएंगे। जितना अच्छा आप काम करेंगे उतना वो उसको अच्छा ग्रेड भी किया जाएगा, उसको ग्रेड भी मिलेंगे। फाइनल एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। ये कॉमेडी के ऊपर एक डिस्कशन, एक पैराग्राफ है। द ऑफिस इज़ अ ग्रेट कॉमेडी सीरीज बिकॉज ऑल ऑफ द करेक्टर्स हैव डिस्टिंक्ट फनी पर्सनैलिटीज़। ये टॉपिक मेन सेंटेंस है। उसके बाद एग्ज़ाम्पल देनी शुरू कर दी हमने। एग्ज़ाम्पल्स के ज़रिए हमने उसके ऊपर बातचीत स्टार्ट कर दी, उसके ऊपर हमने तबसरा शुरू कर दिया। एक एक मिसाल पे हमने बात कर दी, एक एक एग्ज़ाम्पल पे आप उसको देख सकते हैं। आगे सिमिलरली लगा के अगला सपोर्टिंग एविडेंस और उसके बाद हमने कंक्लूडिंग सेंटेंस लगाया। तो यही तरीका है सवाल का जवाब बनाने का, यही तरीका है पैराग्राफ को बनाने का। आपकी स्ट्रक्चर ठीक हो, आपके सवाल की जो तरतीब है वो ठीक हो, यही तरतीब आपने बनानी भी है। आप किसी भी तरीके को जब आप अडॉप्ट करते हैं, देखें इन सब के अंदर बात वही की गई, तरीक़ेकार वही अडॉप्ट किया गया। उसी तरह मैंने आपको चीज़ें बताई, उसी अंदाज से मैंने बताई हैं ताकि जब आप पेपर में लिखें तो आपके जहन में ये हो कि मैंने इसको कैसे बनाना है। एक मिस्त्री जब उसको सामान ला के दिया जाता है तो वो सारा वो नाप लेके अपना वो सारा कुछ करके उसके बाद चीज़ें बड़ी सफाई के साथ काम करता है। आपके पास चीज़ें होती हैं, आप सफाई के साथ नहीं करते, आप गंद करके एग्जामिनर को देते हैं। तो ये वो जो किया हुआ गंद है ना, इसको ठीक करना है। काफ़ी लंबा सेशन चलेगा। अभी हम पैराग्राफ लिखेंगे क्योंकि ये जो बातें ये सारे के सारे पेपर के अंदर आपको सारे के सारे पेपर के अंदर चूँकि आपको ज़रूरत पड़ेगी, लिहाजा मैंने इस सेशन को थोड़ा सा लेंथी इसीलिए किया। अब हम एक पैराग्राफ लिखने की कोशिश करते हैं।
ये एक जनरल पैराग्राफ है। देखिए अब मज़ीद मज़ीद इंफॉर्मेशन आपको पता चलेगी, मज़ीद बातें सुनने को आपको मिलेंगी। लेट्स राइट, एक टॉपिक है, यू आर गोइंग टू राइट अबाउट योर फेवरेट प्लेस। इसके ऊपर फेवरेट प्लेस के ऊपर लिखा हुआ है। पहला सेंटेंस जो है बेसिकली वो टॉपिक सेंटेंस के साथ शुरू होता है, की वर्ड्स उसके अंदर होते हैं। अब वो किस तरह दिए हुए हैं देखिए, माई फेवरेट प्लेस इज़ क्रिसेंट बे। अब क्रिसेंट बे के नाम से उसने दे दिया, पहला सेंटेंस लगा दिया। कभी भी आप इसके साथ बिकॉज नहीं लिखेंगे, ठीक है। डू नॉट माई फेवरेट प्लेस इज़ क्रिसेंट बे बिकॉज इट इज़ फ्लावला, नो, बस सिंपल बात कर दें। अब इसके बाद ये जुमला मेरे पास आ गया। अब आगे लिखते हैं इसी चीज़ की तीन एग्जाम्पल्स आप टॉपिक सेंटेंस के हिसाब से लिखते हैं। बीइंग ट्रू, इसके हिसाब से, जिनको हम सपोर्टिंग टॉपिक सेंटेंस के बाद हम एविडेंसेस की बात करते हैं ना, वो एग्जांपल्स होती हैं या सपोर्टिंग आइडियाज़ होते हैं। बनाना वही है। ये दूसरी एग्जांपल एक आपके सामने रखी कि किस तरह बनाया गया है, कि ये तरीका भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं। बात वही है, टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग आइडियाज़, कंक्लूडिंग सेंटेंस। सपोर्टिंग आइडियाज़ हो या एग्जांपल्स हो, वो भी सपोर्टिंग आइडियाज़ हैं, ठीक है। टेक्स्ट है, ये इसको दूसरे अल्फाज में लिटरेचर में क्या कहते हैं, टॉपिक सेंटेंस, देन टेक्स्ट, देन कमेंट्री। सपोर्टिंग टेक्स्ट देन कमेंट्री, ये तरीकाकार है लिखने का। अब यहाँ पे हमने एक बात लिख दी कि द लेक लैप्स क्वाइटली ऑन टू द शोर, स्टिक ड्रिफ्ट ऑन शोर फॉर पोका टू फेच, द रोड्स एंड हिल्स प्रोवाइड हाइकिंग फन। तीन मैंने इस बात को साबित करने के लिए, यानी कि चूँकि मेरी ये फेवरेट प्लेस है, इसको मैंने क्यों फेवरेट कहा, उससे रिलेटेड मैंने तीन जुमले आपके सामने बयान कर दिए। वो जो हम कहते हैं ना सर हमारा जवाब बहुत लेंथी होता है, तो देखें यहाँ पे भी मैंने तीन बात कर दी है। अब इसको आगे लेके चलते हैं, मज़ीद डिटेल आप देंगे। अब आपने तीन रीज़न्स बताई, तीन रीज़न्स को आप, इन तीन रीज़न्स को भी सच्चा साबित करने के लिए आप एक्सप्लेन करेंगे, एग्जांपल्स देंगे, एलेबोरेशन करेंगे, ठीक है, एक्सपीरियंस से किसी तरीके से बताएंगे ना। ये आपको अच्छा लगता है, आपने बात कर दी अच्छा लगता है, ऐसे ऐसे है। जैसे यहाँ पे आपने कहा कि इसके अंदर ये तीन चीज़ें हैं, आप इन तीन चीज़ों पे आपने सपोर्टिंग आइडियाज़ देने हैं। जिस तरह वहाँ पे आप, चूँकि ये सिंगल पेज सिंगल पैराग्राफ ऐसे है बेसिकली सिंगल पैराग्राफ पे, तो ये उसी तरह बना हुआ है कि जब आप इसको उसके अंदर लिखते हैं ना रख के कंप्लीट ऐसे की सूरत, कंप्लीट आंसर की सूरत में, तो आप उसी हिसाब से आप इसको बनाते हैं। अच्छा, लेट्स गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। द लेक लैप्स क्वाइटली ऑन टू द शोर, ये पहला सेंटेंस था। अब इसके साथ हमने एविडेंसेस दिए या एक्सप्लेनेशन दी या एग्जांपल दी या एलेबोरेट किया या एक्सपीरियंस शेयर किया। जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, अंडरलाइन सेंटेंसेस हैं, वो हर एक के लिए सपोर्टिंग आइडियाज़ हैं, इन्हीं बातों को फर्दर सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम अपने पैराग्राफ को कंक्लूड करेंगे। तो देखें उसी को, क्रेसेंट बे इज़ द बेस्ट फॉर वाचिंग वाइल्ड लाइफ, हाइकिंग हिल्स एंड प्लेइंग विद पोका। सो एक बात याद रखने कि आपका हर जो पैराग्राफ है उसके अंदर कंक्लूडिंग सेंटेंस हो और वो आपके टॉपिक सेंटेंस को दूसरे अल्फाज में रीस्टेट करे। जो आपने टॉपिक सेंटेंस बनाया, टॉपिक सेंटेंस सामने आपके, फेवरेट प्लेस क्रिसेंट, आप नीचे बेस्ट लिख दिया, वहाँ पे ये लिखा। जब आपने लिखा कि उसके अंदर मैटर सिमिलीज हैं, तो लास्ट में हमने लिखा कि मिल्टन की लॉन्ग टेल्ड सिमिलीज की वजह से इसको ग्रेट क्लासिकल एपिक कहा जाता है। आप उसमें उस तरह उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो दूसरे अल्फाज में उसी टॉपिक सेंटेंस को, आपका जो यहाँ जो समझनी है बात, कंक्लूडिंग सेंटेंस बेसिकली आपके टॉपिक सेंटेंस को रीस्टेट करता है। बाकी जो सेंटेंसेस होते हैं वो सपोर्टिंग सेंटेंसेस होते हैं, जो एविडेंसेस की सूरत में सपोर्ट कर रहे होते हैं आपके टॉपिक सेंटेंस को, और वो एविडेंसेस आप टेक्स्ट की सूरत में देते हैं, उसके बाद आप कमेंट्री करते हैं। लिटरेचर में, लिंग्विस्टिक्स में आप सिंपल एविडेंसेस आप बयान करते हैं।
अब ये पूरा पैराग्राफ बन चुका है, माई फेवरेट प्लेस इज़ क्रिस्टेंट बे, और उसके बाद हमने उसके ऊपर सारी की सारी बात भी कर दी है, उसको अपने अपने कलर्स दे दिए। अच्छा, अब आप कहते हैं कि यार जो जैसे मैंने अभी आपको समझाया, मैंने आपके साथ बात की बॉडी पैराग्राफ के ऊपर, मैंने बात की भाई पैराग्राफ इस तरह बनाना है, तो ये तो बहुत छोटा सा पैराग्राफ है, इसको थोड़ा सा लेंथी होना चाहिए, इसके अंदर मज़ीद भी कुछ बातें हम कर दें, कुछ मज़ीद भी बता दें। तो जब आप मज़ीद बताना चाहते हैं, मज़ीद कोई बात करना चाहते हैं, तो फिर क्या करेंगे हम? कुछ ऐसी बातें नहीं, इसके साथ मज़ीद 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 कुछ ऐसी बातें जो मज़ीद एविडेंस है, यानी कि इसको मज़ीद स्पेसिफिक करना चाहें तो कैसे करेंगे? लो क्या हमने जो नेम्स लगाए और 5 W's जो पीछे जो हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे ये W's की जो बात की थी, 5 E's की, एक्सप्लेन, एविडेंस, एग्जाम्पल, एलाबोरेशन, एक्सपीरियंस, उसके हिसाब से हमने ये चीज़ें यहाँ पे देख ली इस पैराग्राफ के अंदर। अच्छा, पहला पैराग्राफ देखें। पहला, माई फेवरेट सिटी इज़ माई फेवरेट प्लेस क्रिस्टेंट बे। अब इसके साथ हमने बातें लगा दी, कलर मैंने चेंज कर दिया साथ। अब ये लेक कहाँ पे है उसके बारे में बात कर दी। सो मज़ीद इंफॉर्मेशन, मज़ीद स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन उसके बारे में दे दी। उसके बाद मज़ीद द लेक लैब्स को हमने क्या लिखा, ग्लेशियर लेक, मज़ीद इंफॉर्मेशन, यानी कि वही पैराग्राफ मैंने मज़ीद बड़ा कर दिया, तो वो उतना ही बड़ा हो सकता है। यहाँ पे हमने करके देख लिया कि ये इससे बड़ा भी हो सकता है, इसकी लेंथ बढ़ भी सकती है। तो जितना ज़्यादा यानी कि आप उसको बढ़ा सकते हैं, बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। एविडेंसेस जिस तरह होंगे उसी तरह आप अपनी चीज़ों को बढ़ाएंगे। बात या जुमला या जो बातें हैं वो इसी बात तक वो सारा सिलसिला महदूद होगा कि जब जब आप अपना पैराग्राफ लिखेंगे, आप टॉपिक सेंटेंस लिखेंगे, सपोर्टिंग आइडियाज़ लिखेंगे, कंक्लूडिंग सेंटेंस आपके टॉपिक सेंटेंस को रीस्टेट करेगा, तो ख़ुद ब खुद आपके पैराग्राफ के अंदर यूनिटी होगी, उसमें कोई भी मसला पेश नहीं आएगा। अब फोकस किस चीज़ पे करना है? पैराग्राफ तो लिख दिया, ग्रामेटिकल एक्यूरेसी पे फोकस करेंगे। आपने पंक्चुएशन मार्क्स ठीक लगाए, आपने वोकैबुलरी अप्रोप्रिएट लगाई, स्ट्रक्चर्स की वैरायटी हो, एक जैसी मोनोटोनस स्ट्रक्चर ना हो उसके अंदर, सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका ठीक होना चाहिए, तब जाके आपका एक बेहतरीन पैराग्राफ बनेगा। आखिरी बात करूं, आपको आज बहुत बोर कर दिया, काफ़ी लंबा सेशन चला। मार्क ग्रैबिंग टिप बताऊंगा कि जब आप अपने पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे तो आप उनको इस तरह स्टार्ट करें कि वो बिल्कुल वाज़े हो, बिल्कुल क्लियर हो कि आप सवाल की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से फोकस करके चल रहे हैं, और इस तरह आप अपना ओवरऑल आर्गूमेंट बिल्ड कर रहे हैं। यानी कि वही बात है ना कि थीसिस स्टेटमेंट के हिसाब से ही आप उसको लेके चल रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपका सवाल का जो जवाब है वो ऑन ट्रैक रहेगा, और जो पुअर आंसर वाली जो बीमारी है वो ख़त्म हो जाएगी, और ना ही आप चवले मारेंगे, ना ही डाइग्रेशन होगी, वांडरिंग एंड वैफल नहीं होगा, नॉन सेंसिकल एलिमेंट नहीं होंगे, इधर उधर नहीं फिरेंगे। थीसिस स्टेटमेंट के साथ जुड़े रहना है, उसको पकड़ के रखना है। थीसिस स्टेटमेंट से टॉपिक सेंटेंस बढ़ेगा, टॉपिक सेंटेंस जो है वो जो सपोर्टिंग आइडियाज़ उसके साथ जुड़े हैं, कंक्लूडिंग सेंटेंस जो है वो रीस्टेट कर रहा है टॉपिक सेंटेंस को, तो डेफिनेटली आपका हर पैराग्राफ जो है वो आपके आंसर को ही डील कर रहा होगा। इसी तरह आप बढ़ेंगे, ठीक है। दिस इज़ द बेस्ट वे टू अटैम्प्ट द आंसर। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मैंने अटैम्प्टेड आपको पैराग्राफ भी दिखाएँ। चीज़ जो इन्हीं बातों को रिकैप करूँगा कि ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं एक पैराग्राफ के अंदर। उसका पहला सेंटेंस टॉपिक सेंटेंस होता है, इस बात को याद रखिएगा। और टॉपिक सेंटेंस बेसिकली वो आपके थीसिस स्टेटमेंट में से निकलता है, उसके एक आइडिया को, थीसिस स्टेटमेंट में एक से ज़्यादा आइडियाज़ होते हैं, तो वो उस एक आइडिया को आपने वहाँ पे रिफ्रेश करके बयान करना है। उसके बाद आप सपोर्टिंग जो आइडियाज़ है उसके अंदर देते हैं। लिटरेचर के अंदर आप क्या करते हैं, टेक्स्ट कोड करते हैं, कमेंट करते हैं ताकि आपकी बात क्लियर हो जाए। उसके बाद आप कंक्लूडिंग सेंटेंस देते हैं। कंक्लूडिंग सेंटेंस में क्या होगा, कंक्लूडिंग सेंटेंस में ये होगा कि आप उसी टॉपिक सेंटेंस को रीस्टेट करेंगे, अपनी बात को क्लोज कर देंगे। और आपके सारे पैराग्राफ के अंदर यूनिटी होनी चाहिए, यानी कि कोई ऐसी बात जो उससे मुतल्लिका नहीं थी वो आपने वहाँ पे नहीं करनी। यहाँ पे हमने एक्सरसाइज भी की, हमने उसको देखा भी, और हमने सारे एस्पेक्ट उसके अंदर डिस्कस भी किए। अभी इससे रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो मुझे आप पूछ सकते हैं। चूँकि ये आपका पूरे का पूरा आंसर
वो कहते हैं ना कि आपका जो आंसर था, व्हाट आई मीन टू से, अगर 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाए, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ और उसके बाद कंक्लूडिंग पैराग्राफ, तो उसके अंदर जो हाफ ऑफ आंसर बेसिकली ये बॉडी पैराग्राफ के ऊपर हाफ से ज़्यादा आंसर इस पर बिल्ट होता है, लिहाजा उस वजह से थोड़ा सा वो है, ठीक है, ज़्यादा टाइम इस पर लगा। कोई क्वेश्चन आपके जहन में आया तो ज़रूर मुझसे पूछिए। नहीं, इस तरह नहीं ना, जब आप तीसरे स्टेटमेंट, जब आप राना मार, आपने पिछले जो टॉपिक्स हैं वो नहीं देखे। मैंने जब बात की है, मैंने कहा कि आप लिखने से पहले आप प्रैक्टिस करेंगे। आप जब आप क्लस्टरिंग या जब आप वो करेंगे ना, आप पिछले लेसन सुने तो एक लेसन के अंदर मैंने एलेबरेट किया कि आप उससे पहले आप बनाएंगे ना चीज़ें। सो तीसरे स्टेटमेंट आपका एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट आपकी होनी चाहिए और उसी के अंदर रह के आप लिखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप पॉइंट भूल जाएं, भूलने की बात नहीं है। जब आप आंसर शीट के लास्ट पेज पे जब आप क्लस्टरिंग करेंगे या माइंड मैपिंग आप करेंगे, मैप्स करके आप वो बनाएंगे उसको, जब आप उसकी शक्ल बना लेंगे तो उसी शेप को आपने यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस आपने करनी है, प्रैक्टिस करके तो उसके बाद आपने, चूँकि आप प्रैक्टिस करेंगे, उन्हीं को देखिए पिछली प्रेजेंटेशंस को, वहाँ पे मैंने बताया हुआ है, डिटेल के साथ बताया हुआ है, भूलने वाली कोई गुंजाइश नहीं है। भूलेंगे तो आप गलत कर जाएंगे, ये याद रखिएगा। थीसिस स्टेटमेंट जब आपको घुमा फिरा के सवाल मिलता है तो वो आपकी थीसिस स्टेटमेंट ही बन जाती है, खुद ब खुद वो थीसिस स्टेटमेंट बन जाती है। जो बात मैंने बताई है ना कि बाज़ दफ़ा वो टॉपिक डायरेक्ट नहीं बताता, आपने उसमें से टॉपिक निकालना होता है। यही आपके साथ टेक्निक होती है, यही आपके साथ सारी ज्ञान होती है कि टॉपिक आपने निकालना, टॉपिक आप अगर नहीं निकाल पाते तो आप नुकसान कर जाते हैं, ठीक है। ठीक है जी, फिर इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, ढेर सारी दुआओं के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।